स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के एक्सपेक्टेड मैथ सेट 4 की। ऑलरेडी हम 3 सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट कर दिया करें, मैं वो क्वेश्चन देख लूँगा और आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग कर दिया करें, मैं आपको पर्सनल आईडी पे या पीएम कर दूंगा, ठीक है, या डीएम कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और किसी टॉपिक का बहुत बेसिक समझने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व करवा दिया है ऑलरेडी। और कई सारे, जैसे अभी टाइम एंड वर्क का हम कर रहे थे, हमने 2020 की जो क्लासेज चल रही है हमारी CGL की, उसमें हमने कर लिया था। तो टाइम एंड वर्क हमने इतना ब्रीफली किया है कि मतलब वो उसमें जहाँ स्टार्ट होता है टाइम एंड वर्क और जहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कैट लेवल तक हमने कर लिया है। अभी मैं उसमें 20 क्वेश्चन का एक सेट प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, जिससे कि आपको मेंस के 3 गुने लेवल का होगा, ठीक है। तो आप लोग वो सब प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, ये CGL 2020 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना CHSL के लिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करते हो बुरा लगता है, सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया गया, कहा गया ये फ्रैक्शन यानी एक भिन्न बिकम्स 1/3 यानी हो जाती है 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनो। द सेम फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कहा गया द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज। कहा गया कि एक भिन्न है वो 1/3 बन जाती है जब एक घटा लिया जाता है उसके अंश से और हर से। यानी कोई भिन्न है, उसके अंश और हर से जब एक घटा लिया जाता है तो वो 1/3 बन जाती है। और कहा गया कि अगर उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 बन जाती है। तो आपसे पूछा गया कि उसके जो भिन्न है उसके अंश और हर का अंतर योग क्या होगा। आपसे कहा गया कोई भिन्न है। अच्छा, भिन्न क्या होती है? जिसको A/B के फॉर्म में लिखा जा सके। हम मान लेते हैं हमारी भिन्न है A/B। अब कहा गया कि अगर इसके अंश और हर में एक ऐड कर दिया जाए, पहले केस में सब्ट्रैक्ट करने की बात की गई यानी घटाने की बात की गई, तो घटाने वाला कर लेते हैं। यानी कि इसके अंश में से एक घटाया जाए यानी A-1 कर दिया जाए, और हर में से भी एक घटा लिया यानी B-1 कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/3, ठीक है। और दूसरा केस दिया गया कि अगर दोनों में एक जोड़ दिया जाए यानी A+1 कर दिया जाए और B+1 कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। अब आपसे पूछा गया कि A+B की वैल्यू क्या होगी, यानी अंश और हर का योग क्या होगा, यही पूछा गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दिया गया A-1 B-1 = 1/3, A+1 B+1 = 1/2, तो A+B। देखो, सिंप्लीफिकेशन का मान है, अलजेब्रा का मान है, जिसका मानना है नंबर सिस्टम, तीनों में से किसी का मान सकते हैं क्वेश्चन। तीनों एक ही तरह के टॉपिक होते हैं। तो चलो करते हैं। देखो, अगर आपको A और B का योग निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि A की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है। अच्छा, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप एक इक्वेशन बना लीजिए इससे और एक इक्वेशन बना लीजिए इससे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा 3A - 3, कैची गुणा कर दीजिए, = B-1। यानी कि हम कह सकते हैं 3A - B = 3 - 1 यानी कि 2। तो एक इक्वेशन ये बन गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2A + 2 = B+1, यानी कि 2A - B = -1। यही तो हो गया, ये आपका इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब क्या काम करना है, इक्वेशन 1 और 2 को घटा लीजिए। अगर हम 1 और 2 को घटाएंगे तो हमारा B भी तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि B भी कैंसिल। जब नौकरी नहीं मिलेगी B भी कैंसिल। 3A - 2A इट मीन्स A = 2 - -1 यानी कि 3। A बराबर 3 आ गया। आप किसी एक में रख के B की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 3 में से 3 का गुणा यानी कि 9 - B = 2, यानी कि B = कितना हो जाएगा, 9 - 2 यानी कि 7। अब आपके पास A की वैल्यू है, आपके पास B की वैल्यू है, दोनों की पुट कर देंगे तो A+B कितना हो जाएगा, 3 - 7 = 10। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितनी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया था। और अगर आप हिंदी को लेकर परेशान हैं तो मैं एक बार ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, आप हिंदी में लिख लीजिए कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है अगर इसके अंश और हर दोनों से एक घटा दिया जाता है। सेम भिन्न यानी वही भिन्न 1/2 बन जाती है अगर उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है। आपसे कहा गया उसके अंश और हर का योग बताइए, ठीक है। ये मत लिखिएगा, आपसे कहा गया, ठीक है। समझ आ गया? अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, क्यों नहीं करा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि सपोज ट्राइंगल ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल A = 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू। आपसे कहा गया ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए 90 अंश है। आप ऐसा कुछ बनाइए। देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें हम ए को मान लेते हैं 90 अंश, यानी ये हमारा ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है और इसमें ए आपका 90 अंश है। ए 90 अंश है यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है तो इसको ए डी बना दीजिए, ए डी, ये इस पे परपेंडिकुलर। अब कहा गया इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यानी ए बी सी की एरिया कितनी दी गई है, 40 दी गई है, और आपको दिया गया एरिया ऑफ ए सी डी यानी इसकी एरिया दी गई है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे कहा गया ए सी की एरिया कितनी होगी, ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया, यानी ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपसे बी सी की लंबाई पूछी गई, यानी इसकी लंबाई पूछी गई। समझ आ गया। अब देखो अगर मैं बात करूं कि आपसे क्या पूछा गया है, किसकी लंबाई पूछी गई है, बी सी की लंबाई। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर ट्राइंगल ए डी सी को देखो, ट्राइंगल ए डी सी में ब्लैक कर दे रहा हूं, ट्राइंगल ए डी सी को देखो और ट्राइंगल ए बी सी को देखो। देखो इसका डी कोण 90 अंश है और इसका जो ट्राइंगल ए बी सी का है इसका ए कोण 90 अंश है, यानी इसका डी और इसका ए बराबर है। सी दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी सी इसका हो गया, सी इसका हो गया, और बी देखो इसमें बी आ रहा है, देखो ए सी बी वाले में ए सी बी हो गया और इसका डी सी ए हो जाएगा। और ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है एंगल डी, ट्राइंगल डी सी ए को देखिए या ए डी सी को देखिए, डी 90 है तो ट्राइंगल ए सी बी में ए 90 है। आपसे कहा गया सी दोनों में कॉमन है और अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। अब अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं बात करूं कि ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन ट्राइंगल ए सी डी का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, यानी इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि अगर आपको दो समरूप त्रिभुज दिख जाएं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। गॉट इट। अब एक चीज़ बताओ, ए बी सी की, अब एक चीज़ आपसे पूछा क्या गया, आपसे बी सी पूछा गया। बी सी कौन सी भुजा है, 90 के सामने वाली, यानी ए बी सी में बी सी 90 के सामने वाली भुजा है, यानी हम इसकी अगर 90 के सामने वाली भुजा ले रहे हैं तो इसकी भी ए डी सी की भी 90 के सामने वाली भुजा यानी ए सी लेनी पड़ेगी और इसी का स्क्वायर कर देंगे तो इनकी एरिया का अनुपात हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ और पता है, हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी की एरिया कितनी है, 40, और ट्राइंगल ए सी डी की एरिया कितनी है, 10, यानी बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया 40 बटे 10 यानी कि 4, यानी हम कह सकते हैं बी सी बटे ए सी बराबर 4 का वर्गमूल 2। अब अगर बी सी बटे ए सी बराबर 2 हो गया तो हमारा बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 ए सी, बी सी बराबर 2 ए सी। अब ए सी की वैल्यू आपको पता है 10 है तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10 यानी कि 20, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। समझ आ गया। तो आप अच्छा हाँ, ये ए सी इज इक्वल टू 9 दिया गया था, सॉरी ए सी इज इक्वल टू 9 दिया गया था, 2 × 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर। बी सी की लंबाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर आप ए सी निकाल लेंगे तो ए सी की वैल्यू आपको यहाँ देखिए 9 दी गई थी, तो ए सी × 2 यानी कि 2 × 9 तो कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और उसका स्क्वायर कर दो। समझ आ गया, वही हमने यहाँ पे किया। बस आपको सिमिलरिटी में ये ध्यान रखना है कि जो एंगल इसका लिया गया ये 90 लिया गया तो ये भी 90 लेंगे, अगर ये कोण है तो इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके, यानी तीनों कोण जो जिसके बराबर होगा वही ऐसे लिखते चले जाएंगे, आर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमने ए सी की वैल्यू 10 रख दी जो कि 9 रखनी चाहिए थी। ठीक है, ज्योमेट्री का एक और सुंदर सा प्रश्न कहा गया, एंगल ए ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 26 अंश लेस देन एंगल बी। एंगल बी इज ट्वाइस एंगल सी एंड एंगल सी इज 10 डिग्री मोर देन एंगल डी। व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ एंगल ए। कहा गया एक चतुर्भुज ए बी सी डी का कोण ए जो है कोण बी से 26 अंश कम है, कोण बी जो है वो कोण सी का 2 गुना है और कोण सी कोण डी से 10 अंश अधिक है, तो कोण ए का माप क्या है। अब देखो आपसे अगर मैं कहूँ कि किसी को एज्यूम करना है तो किसको एज्यूम करोगे, जो सबसे बाद में रिलेशन दिया गया उसी को एज्यूम करिए।
यानी कि अगर हम बात करें डी को डी माने या डी को एक्स मान लें तो सी कितना हो जाएगा, डी से 10 अंश अधिक, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10। और आपको पता है कोण बी जो है वो कोण सी का 2 गुना है, यानी सी अगर एक्स प्लस 10 है तो बी कितना हो जाएगा, 2x प्लस 20। और आपको एक चीज़ पता है कि ए कोण बी से 26 अंश कम है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 20 माइनस 26, यानी 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब आपको किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण पता चल गए और आपको पता है कि द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। सबको जोड़ दो तो x प्लस 10 x 2x माइनस 6 और 2x प्लस 20 जोड़ोगे तो x x 2x यानी कि 6x हो गया। और 10 में से 6 जाएगा 4 और 20 24, 6x प्लस 24 बराबर कितना, 360। यानी आपका हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। अब अगर x प्लस 4 60 है तो x बराबर कितना हो गया, 56 डिग्री, 56 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है, a की वैल्यू पूछी गई, a की वैल्यू थी कितनी, 2x माइनस 6, यानी a की वैल्यू हो जाएगी, यानी एंगल a इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 6, यानी कि 2 इंटू 56, 112 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 106 अंश। तो एंगल a की वैल्यू कितनी हो गई, इट मीन्स एंगल a इज इक्वल टू आपका आ गया 106 डिग्री। गॉट इट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी 3 हमने कर लिया, 4 पे आते हैं। कहा कि ये रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर RS1 इंस्टेड ऑफ RS 1.25। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, क्वेश्चन में कुछ और था, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसको, क्योंकि व्हाट इज द परसेंट ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस अप्रॉक्सीमेटली। कहा गया एक रिडक्शन किया जाता है सेब की प्राइस में, यानी सेब की कीमत में गिरावट आने के बाद एक व्यक्ति 1 रुपये 25 पैसे के स्थान पे 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है, क्योंकि कीमत में गिरावट का प्रतिशत कितना है। बहुत आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। कहा गया कि 1 रुपये 25 पैसे पहले लगते थे, तब वो कितने सेब खरीद पाता था, 3। यानी पहले एक सेब का कितना रुपया लगता था, यानी पहले एक सेब का कॉस्ट प्राइस कितना था, 1.25 रुपये में अगर 3 सेब मिलते हैं, यानी एक सेब का था 1.25/3। और अभी कहा गया कि 1 रुपये में वो 3 खरीद पा रहा है, यानी अभी कितना कॉस्ट प्राइस हो गया, 1/3। तो कितने की कमी हुई, आप कहेंगे 1.25/3 पहले कॉस्ट प्राइस था, अभी कॉस्ट प्राइस हो गया 1/3, तो कितने की कमी हुई, 1.25/3 माइनस 1/3 यानी 0.25/3, इतने की कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई। अब अगर कमी प्रतिशत निकालना है तो इनिशियली इतना था, कमी इतने की हुई, तो हम कह सकते हैं गिरावट परसेंट, या हम कह सकते हैं रिडक्शन परसेंट बराबर हो जाएगा रिडक्शन 0.25/3 कहें, और डिवाइडेड बाई जितना इनिशियली था 1.25 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका 25 से कटेगा, 25 पंचे 125, 5 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कितने प्रतिशत की गिरावट करी गई है, 20% की। समझ आ गया। यानी कि अगर आपको पहले जाते थे 1 रुपये 25 पैसे में खरीदने तो पहले आपको 3 टॉफीज मिलती थी, बट अगर अभी आप जा रहे हो तो अभी आपको 1 रुपये में 3 टॉफीज मिल रही। इट मीन्स आपकी जो प्राइस थी, जो मार्केट प्राइस उसने, या हम कहें सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, आपके लिए बात करें, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, आपके लिए बात करें कॉस्ट प्राइस, तो वो कितना रिड्यूस हुई। पहले आपका 1.25 रुपये बटे 3, 1.25/3 रुपये एक टॉफी का CP पड़ता था, अभी कितना पड़ रहा है, 1/3। रिडक्शन कितने का हुआ, 0.25/3 का, कितने पे, 1.25/3 पे। तो अगर रिडक्शन परसेंट पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, रिडक्शन अपॉन ओरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में आपको पता होगा कैसे बदलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत सुंदर सा प्रश्न, इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। कहा गया 2 alloys are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3 and in the second alloy is 2:5. In what ratio should the 2 alloys be mixed to obtain a new alloy in which the ratio of tin and copper be 8:3? कहा गया 2 मिश्र धातु, alloy मीन्स क्या होता है, मिश्र धातु, यानी 2 मिश्र धातुएं हैं जो कॉपर एंड टिन की बनी हुई हैं। यानी कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, जस्ता, और तांबा, हाँ तांबा और जस्ता की बनी हुई है, ठीक है। कहा गया कि जो पहली मिश्र धातु है उसमें कॉपर और टिन का अनुपात कितना है, कॉपर और टिन का अनुपात पहली वाली मिश्र धातु में 1:3 है और दूसरी वाली में 2:5 है, ठीक है।
कहा गया इन व्हाट रेशियो शुड द टू एलॉयज बी मिक्सड टू ऑब्टेन ए न्यू एलॉय इन विच द रेशियो ऑफ टिन एंड कॉपर बी 8:3। देखो आपसे कहा गया इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी फर्स्ट वाली ये है, सेकंड वाली ये है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि हमें रिजल्टेंट 8:3 मिले। अब देखो इसको करने की कई सारी मेथड है, एक मेथड इस वीडियो में, अगली मेथड दूसरी वीडियो में, या इसी मेथड में इसी में दो मेथड देख ले रहे हैं इसी वीडियो में। देखो तीसरी मेथड अगली वीडियो में। देखो आपको दिया जाए कि पहली एलॉय जो उसमें 1:3 में है, दूसरे में 2:5, तो पहले जोड़ो, 1 3 कितना होता है 4, 2 5 7, 4 और 7 का एलसीएम ले लो 28, 4 और 7 का एलसीएम। आपको पता होगा इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन देयर एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, ठीक है, द नंबर्स। यानी कि अगर दो सहभाज्य संख्याएं हों और उनका आपसे पूछा जाए एलसीएम कितना होगा, तो हाउ विल यू ऑब्टेन, आप कहेंगे कि उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, वही हो जाएगा उनका एलसीएम। अब आपको समझ आ गया कि इनका एलसीएम कितना हो गया 28। अब आपको क्या करना है, 4 को 28 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा दोनों में, तो 7 × 1 7 हो गया, 3 × 7, और इसको 7 को 28 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 × 2 और 5 × 4। अब अनुपात आपका रियल वाला आ गया, यानी कि अब अनुपात आपका आ गया, कॉपर पहले में 7 है और टिन 21 है, और दूसरे वाले में कॉपर है 8 और टिन है 20। यानी कि पहले में कॉपर और टिन, ये अनुपात लिख लीजिए यहाँ पे 7:21 और दूसरे में 8:20। अब मान लीजिए कि इसको x अनुपात y के अनुपात में मिलाया जाता है और रिजल्टेंट 8:3 बन रहा है। बेसिक समझिएगा क्वेश्चन की। अब अगर x अनुपात में मिलाओगे तो 7 वाला 7x बनेगा और 8 वाला 8y, यानी कि इसमें कॉपर पहले वाले में 7x हो रहा है, दूसरे वाले में 8y, और ऐसे टिन पहले वाले में 21x हो रहा है और दूसरे वाले में 20y। तो टोटल कॉपर की मात्रा कितनी होगी 7x + 8y, और टोटल टिन की मात्रा कितनी होगी 21x + 20y। ये एकदम बेसिक है। लेकिन आपको दिया गया जो ये अनुपात है, ये अभी अनुपात कितना है कॉपर और टिन का 3 है, तो ये 8 है। अब 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56x + 64y = 63x + 60y, 63x + 60y। अब x वाले को एक साइड में ले जाओ तो 63x में से 56x घटेगा 7x = 4y, और आपसे निकालने को क्या कहा गया था x अनुपात y, तो x/y कितना हो जाएगा 4/7। हम कहें x अनुपात y कितना हो जाएगा 4:7, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया 4:7। अगर हमें दूसरी मेथड सीखनी है कि दूसरी मेथड क्या है, तो वो भी सीख लेते हैं। देखो ये बेसिक था, हमने क्या किया, हमें सबसे पहले एलसीएम लेके दोनों की क्वांटिटी बराबर करने के बाद हम मान लेते हैं x और y के अनुपात में लिया गया, तो इसमें 7 में x का गुणा हो गया, यानी ये 7x हो गया, ये 21x हो गया, इधर 8y हो गया, ये 20y हो गया। कॉपर की टोटल मात्रा 7x + 8y, टिन की टोटल मात्रा 21x + 20y। अब दोनों का अनुपात दिया गया 3:8, फाइनल मिश्र धातु में 3:8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल कर दिया, x और y का जो अनुपात आएगा वही 4:7, वही आपका आंसर हो जाए। लेकिन क्या ये मेथड एग्जाम में करना वाजिब होगा? नहीं, ये बहुत लंबी मेथड हो जाएगी। आपको एग्जाम में कैसे करना है, देखो अगर मैं बात करूं कि कॉपर और टिन की मात्रा पहले में दी गई है आपको कि देखो कॉपर और टिन की मात्रा अनुपात कितना है 1:3, यानी कि कॉपर 1/4 हिस्सा है और टिन 3/4 हिस्सा है। अरे देखो एक हिस्सा आउट ऑफ 4 हिस्सा कॉपर है और 3 हिस्सा आउट ऑफ 4 हिस्सा टिन है। दूसरे में अगर बात करें तो 2/7 हिस्सा कॉपर है और 5/7 हिस्सा टिन है। अब हमसे पूछा गया किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका अनुपात कितना हो जाए 3:8, यानी कि 3/11 इसको बनाना है। यानी कि कॉपर पहले में है 1:4 हिस्सा, दूसरे में है 2/7 हिस्सा, हमें बनाना है 3/11। बस इसी को सॉल्व कर लेना, यानी 1/4 हिस्सा है पहले वाले में, 2/7 हिस्सा दूसरे वाले में, हमें रिजल्टेंट लाना है 3/11। घटाइए, एरो मेथड से करिए, तो 3/11, देखो 3/11 में से 1/4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अरे देखो 3/11 माइनस 1/4 करो तो आपका हो जाएगा 1/44, यानी 1/44 ये हो गया। और 2/7 में से 3/11 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2/7 माइनस 3/11, यानी 1/77, 1/77। आपको क्या करना है, देखो एरो हमने गलत लगा दी, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इसमें से घटाना, 3/11 में से 1/4 घटाओ, 2/7 में से 3/11, और जो इसका अनुपात हो जाएगा वही आपका अनुपात हो जाएगा। तो आप क्या काम करोगे, 11 से काटोगे, 11 से 77, 11 चौको 44। अब इसमें आप एक बार 7 से रेशियो में आपको पता होगा किसी निश्चित संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, 28 से दोनों में गुणा कर दो, तो 28 से गुणा करोगे यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 7, यानी 1/7 अनुपात 1/4 था, उसमें 28 से गुणा कर दिया तो हमारा अनुपात आ गया 4/7।
यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा 4/7। समझ आ गया। या आप 3 पे सॉल्व कर सकते थे कि 3/4 और 5/7 का रिजल्टेंट 8/11 लाना है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ये कहते हैं एलिगेशन मेथड। समझ आ गया कि 1/4 पार्ट पहले में था, 2/7 दूसरे में, रिजल्टेंट हमें 3/11 लाना था, हमने घटा के सॉल्व कर लिया, हमारा अनुपात आ गया। समझ आ गया। आगे ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टच अ सर्किल। If AB is equal to 6 cm, BC is equal to 7.5 cm, CD is equal to 3 cm, then DA की वैल्यू पूछेगी। देखो ऐसा क्वेश्चन CGL प्री में, CHSL में, CGL मेंस में, ऐसे हर जगह दिखाई पड़ता है। सबसे पहले ये 2016 मेंस में दिखाई पड़ा था और तभी एक SSC ने मतलब SSC में पढ़ाया जाने लगा। उसके पहले एक आध बार आया था, लेकिन अब तो हर शिफ्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया और इसमें है नहीं कुछ का क्या, किसी भी चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं एक वृत्त को छूती हैं। यानी कि एक वृत्त बना हुआ है, उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से है जो इसको चारों तरफ से छूता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्वाड्रिलेटरल की क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। हमें दिया गया ABCD, यानी ये A है, ये B है, ये C है, ये D। आपको दिया गया AB = 6, BC = 7.5, CD = 3। आपसे इसकी लंबाई पूछी। देखो अगर कोई भी सर्किल है और उसको चारों तरफ से एक क्वाड्रिलेटरल टच करता है, यानी कि उसको सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि उसका पर चतुर्भुज है। समझ रहे हो, यानी चारों तरफ बना हुआ चतुर्भुज है, एक वृत्त है और उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि उसकी चारों भुजाएं वृत्त को टच करती हैं। तो आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। ये मैंने प्रूव भी करा है और फिर से थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे। आपको पता है ये वो है टेंजेंट है, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब आप सामने आमने बराबर करके जोड़ दीजिएगा, यानी ये ए बी बी सी सी और डी डी। अब आपको दोनों भुजाओं की लेंथ मतलब चारों भुजाओं की लेंथ पता चल गई। दोनों को जो मतलब चारों को जोड़ेंगे, दो को आमने सामने को, तो A + B + C + D ये आ जाएगा, इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग भी बराबर आ जाएगा। तो आप कहेंगे दोनों बराबर होते हैं। देखो आपको पता चल गया कि अगर एक वृत्त है, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना हुआ है और अगर चारों मतलब चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को टच करते हो तो उनके आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। यानी 3 6 9 बराबर हो जाएगा 7.5 + x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 9 - 7.5 यानी 1.5, और x है क्या AD, यानी AD की लंबाई कितनी आ गई 1.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया। ये क्वेश्चन देखो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहा गया tan² 60 + 4 sin² 45 + 3 sec² 30 + 5 cos² 90 अपन cosec 30 + sec 60 - cot² 30 की वैल्यू पूछी। आपको पता है cos 90 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। tan² 60, tan 60 की वैल्यू √3, उसका स्क्वायर 3 + 4 × sin 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 + 3 × sec 30 की वैल्यू 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे 4/3 बटे cosec 30 की वैल्यू 2 + sec 60 की वैल्यू 2 - cot² 30, cot 30 की वैल्यू होती है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यानी आपका हो गया 4 2 1 कम 2 2 दूनी 4 3 3 कट गया, यानी 4 2 6 3 9, ऊपर 9 आ रहा है और नीचे 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 9/1। तो आंसर कितना हो गया 9। आपका आंसर कितना हो गया 9। समझ आ गया। आपको बस tan 60 sin 45 sec² 30 मतलब sec 30 cos 90 cosec 30 sec 60 और cot 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं था। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा था, तो इसका PDF में मैंने सोल्यूशन भी दिया है और PDF में आपको 7 बजे के आसपास प्रोवाइड कर देता हूँ। 2 घंटे का समय होता है, 2 से 2.5 घंटे का, जब तक वीडियो आती है। तो आप लोग सॉल्व कर लिया करिए और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। फिर जो अच्छा क्वेश्चन बने उसका नोट्स बना लीजिए और तब तक आप 20 से 25 मिनट में ट्राई करिए, या आधा घंटा ले लीजिए 20 क्वेश्चन ट्राई करने में, और उसके बाद जो क्वेश्चन फंसा है उसको मार्क करिए और जाके वीडियो में सबसे पहले वो क्वेश्चन देखिए, फिर स्टार्ट से देखिए। तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके डाउट नहीं रह जाएंगे। जब आप कोई चीज़ मशक्कत करते हैं उसको फिर सीखते हैं तो वो चीज़ें कभी भूलती नहीं। ठीक है। और अगर डायरेक्ट वीडियो देखने आ जाओगे या आपने पेन कॉपी नहीं ली होगी, रजाई में लेटे लेटे या कमरे में लेटे लेटे देख रहे होगे, तो वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं समझ आती। ठीक है। और बाकी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है। बेसिकली ये पूछा कम जाता है, एक आध शिफ्ट में पूछा जाता है, लेकिन हम क्यों चूक ऐसी करके चलें कि हमें ना पता हो हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं। कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पिलर ऑफ हाइट 20 मीटर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर पिलर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। द हाइट ऑफ सेकेंड पिलर इज। समझिएगा, कहा गया कि 2 पिलर दिए गए हैं, 2 पिलर दिए गए हैं। एक पिलर के
यानी एक पिलर ये है और एक पिलर ये है। अच्छा, मैंने 20 मीटर इसको क्यों माना? आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए। अगर नहीं उठ रहा है इसका मतलब आप डाउट में हो, आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाह रहे हो। देखो, आपको दिया गया कि एक पिलर के टॉप से, देखिए टॉप से दूसरे पिलर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी आंख उठा के जो एंगल देखा जाता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। हमारी आंख जो है वो प्लेन से, हमारी आंख के समांतर, मतलब आंख जैसे एक प्लेन हो जो हमारी आंख से होके जा रहा हो, उससे जो कोण बनाती है किसी चीज़ को देखने में, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी कि ये कोण जो बनेगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आंख उठा के कोई चीज़ देखनी पड़ रही है, इसका मतलब वो उससे ऊंची है, यानी कि ये 20 मीटर से तो ऊंचा होगा, 20 मीटर से तो ऊंचा होगा, यानी ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, ये और ये। जो लोग तुक्का मारते हैं ऐसे मारते हैं, मुझे करना होता मैं तुक्का मारता, मैं सॉल्व ना करने जाता। अब देखो, आप एक प्लेन ड्रा कर लो जिस पे दोनों लोग स्थित हैं, और कहा गया कि इस खंभे के टॉप से इसके टॉप का जो कोण है वो दिया गया है आपको 30 डिग्री, और जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ये वाला एंगल इसके टॉप से दूसरे के किसका, बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। यानी ये एंगल 45 दिया गया, तो कह सकते हैं ये भी 45 होगा। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 है। अब अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लिए गए हैं। आपका यहाँ तक 20 हो गया। हमसे दूसरे खंभे की ऊंचाई पूछी गई, यानी अगर हम इसको h जूम कर लें तो आपका निकल जाएगा। अब आप देखिए, आपको बस सीधे सीधे इस वाले ट्रायंगल में आ जाना है। इस वाले ट्रायंगल में आओ, tan ले लो, क्योंकि हमें लंब निकालना है। आधार हमें ऑलरेडी पता है 20 है, यानी हम कह सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू h/20, यानी कि 20/√3 इज इक्वल टू h। यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी h की, 20/√3, 20/√3। अब आपसे इस वाले खंभे, पूरे खंभे की लंबाई पूछी गई थी, तो 20 तो इतना है और h ऊपर वाला, यानी कि पूरे खंभे की लंबाई L बराबर हो जाएगी 20 प्लस h। h की वैल्यू पुट कर दो आंसर हाथ में, यानी ये हो गया 20 प्लस 20/√3। तो यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन क्या ले सकते हो आप कॉमन ले लोगे 20, तो 20 कॉमन ले लोगे तो आपका आएगा √3, या ऐसे 20 कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा, या 20/√3 कॉमन लो, 20/√3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो √3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया 20/√3 इंटू √3 प्लस 1। समझ आ गया, 20/√3 इंटू √3 प्लस 1। तो आपको ये समझना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का दिखे तो आप देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन दिया गया है इसका मतलब अपने से नीचे वाली ऊंचाई को देख रहे हो। अगर एंगल ऑफ वो दिया गया, एलिवेशन दिया गया, यानी आंख उठा के देखना पड़ रहा है। और अगर इसके टॉप से कोई चीज़ आंख उठा के देखी जा रही है तो इसका मतलब वो इससे ऊंची है, और अगर वो इससे ऊंची है तो दूसरे खंभे को आपको बड़ा मानना पड़ेगा, यानी 20 से तो ज़्यादा होनी चाहिए दूसरे खंभे की लंबाई। ये भी 20 से कम है, ये भी 20 से कम। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन थे, इसी दोनों में से कोई तुक्का मार देते, 50-50 का चांस था सही होने का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, फिर से हम कर ले रहे हैं। कहा गया द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि tan 4, tan 5, tan 6 ऐसे ऐसे करते करते tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी गई। प्रोडक्ट सबका लिया गया। देखो, अगर आप करने जाओगे, आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि tan A इंटू tan B, बहुत बार बताया फिर भी बता रहा हूँ, tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 होता है अगर A प्लस B बराबर 90 अंश। क्यों होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि क्यों आप लोग नहीं जानना चाहते। देखो, अब यहाँ B की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से A प्लस B अगर 90 अंश हो तो B बराबर क्या हो सकता है, 90 माइनस A। और tan B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे tan A इंटू tan B की जगह पे tan 90 माइनस A, यानी कि ये cot A हो गया। अब tan A इंटू cot A, आपको पता है cot A को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan A इंटू cot A को क्या लिख सकते हैं, 1/tan A। तो कट के कितना दे देगा, 1। तो इसी वजह से tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 होता है अगर A प्लस B बराबर 90 अंश। अब देखो, tan 1 tan 89, 1 और 89 को जोड़ो, 90 हो रहा है, तो इसका मतलब A और B का अगर योग 90 हो तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाए। ऐसे 2 और 88, 3 और 87, 4 और 86, ऐसे सब होते होते और बीच में एक आएगा जो tan 45 होगा, उसका पेयर नहीं बनेगा, बाकी सबका पेयर बन जाएगा। 1 का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, 4 का 86 के साथ, ऐसे 43 का 47 के साथ,
43 का 47 के साथ, फिर 45 का, क्योंकि 45 एक बार आएगा, 45 का कोई पेयर होगा नहीं, लेकिन आपका जो tan 45 होगा उसकी वैल्यू होती है 1, तो सब 1 1 1 है, तो 1 का गुणा 1 में कितनी भी बार करो आंसर एक ही आने वाला है। यानी कि आपका tan 1 इंटू tan 89, tan 2 इंटू tan 88, ऐसे पेयर बनते चले जाएंगे। लास्ट में आपका एक बचेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, होगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1, तो सबकी वैल्यू 1 1, तो प्रोडक्ट कितनी बार भी करो आपका आंसर कितना आएगा 1। अच्छा, जो आपको PDF मिला होगा उसमें आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई होगी, फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी जरूर लाइक कर लें, फेसबुक पेज, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम जब कुछ शेयर करते हैं क्विज वगैरह, तो वहाँ पे आप आसानी से देख पाते हैं, या कोई नोटिस शेयर करनी होती है तो चैनल पे नहीं शेयर कर पाते, तो कई बार टेलीग्राम पे डालना भूल जाते हो तो वहाँ पे शेयर कर देते हो। और अगर फेसबुक यूज करते हो तो एक लाइक करने से बस मेरा मनोबल ही बढ़ेगा, आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, तो कर देना इतना। कहा कि 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस एक्स इक्वल टू 118, एक्स की वैल्यू पूछी गई और कुछ नहीं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसानी से कर लीजिए, या परसेंटेज का जिसका मानना है मान लीजिए। देखो, अगर 88% ऑफ 370 निकालना है तो आपका हो गया 88 इंटू 370 बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए पहले ही। 24% ऑफ 210 यानी 24 इंटू 210 बटे 100 माइनस एक्स इक्वल टू 118, समझिएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे 2 पंचे 10 कर दो, 2 12 कर दो, 2 पंचे 2 12 नहीं, मतलब 2 से काटोगे 12 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 44, यानी आपका बच रहा है 44 गुणे 37 और प्लस 12 गुणे 21 और बटे 5 और माइनस 118 कर दोगे तो ये आ जाएगा एक्स। अब इसको सॉल्व करो तो 44 गुणे 37 करने जाओगे तो आपका बड़ा हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा लगभग, अप्रॉक्सीमेशन से भी तो कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन से कर लेते हैं, या पहले ऐसे कर लो। अब 44 37 का गुणा करने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप देखो 44 37 का अगर मुझे गुणा करना हो तो मैं कैसे करूँगा, 44 सत्ते कितना होता है 308, इनकी हासिल आई 30, 44 तियाँ 132 और 1 मिनट, 44 सत्ते 308 हासिल आई 30, 44 तियाँ 132 और 30 162, 1628 हो गया। और फिर 12 का 21 में गुणा करोगे 252 बटे 5, 5 इधर 5 गुणा हो जाएगा यानी 590 बटे 5 यही बच रहा है। 8 2 10, 2 5 7 1 8, 1880, ये कितना हो रहा है 1880 माइनस 590 बटे 5 आ रहा है। 1880 में से 590 घटाओगे तो कितना बचेगा 1290 बटे 5, डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, ये आपका 2 29, 5 हम 25, 5 अट्ठे 40, यानी आपका आंसर कितना आ गया x बराबर 258। तो आपका करेक्ट आंसर x बराबर 258, ये डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, x बराबर 258। अप्रॉक्सीमेशन से कैसे करते हैं, देखो 258 कैसे आता है, देखो 88% को लगभग मानो 90 और इधर मान लो 360, 90% 360 का निकालते तो कितना हो जाता 324, ठीक है, और 24% ये आपका 480 के आसपास आता है, और इसमें ये इन दोनों के सम में से 180 118 घटाते तो ये कितना हो जाता है 4 8 2 10 3 4 7 1 8 और में से 118 घटाओ, हमने गलत तो नहीं कर दिया, हाँ ठीक चल रहा है, यानी ये 48 हो रहा है, केवल ये 48 हो रहा है, यानी कि 48 और 324 को जोड़ के इसमें से 118 घटाना है। तो 48 और 324 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 4 6 1 7, 372 में से 118 घटाओ तो आपका लगभग कितना आ जाता है 254 के आसपास, और 254 के सबसे खास कौन सा है 250, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लगभग वो तो नहीं आएगा। अब चूंकि यहाँ पे 250 258 दोनों उतने ही करीब हैं, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अप्रॉक्सीमेशन से करने में, अदरवाइज आप अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचोगे। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार आप अगर और क्वेश्चन में समय बचा लोगे तो इसमें आप डिटेल में जा सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मेंसुरेशन का है, कहा गया द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सर्कुलर लॉन इज 440 मीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ इफ द पाथ इज 14 मीटर वाइड। कहा गया एक वृत्ताकार लॉन है, लॉन बना लो पहले, एक वृत्ताकार लॉन है जिसके चारों ओर स्थित एक वृत्ताकार पथ की अंतः परिधि 440 मीटर है, यानी कि एक चारों तरफ ये आपका बना हुआ है और इसकी पथ की चौड़ाई दी गई 14 मीटर, और जो इसकी अंतः परिधि है वो कितनी है, अगर इसकी रेडियस हम माने r है, ठीक है, तो अंतः परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r, और ये बराबर दी गई आपको कितना 440, 2 पाई मतलब 44/7, यानी कि 44/7, r बराबर आ जाएगा 70, यानी r बराबर आपका हो गया 70, r बराबर 70 यानी ये दिया गया 70, इतना 70 है, चौड़ाई 14 है, यानी बड़े वाले रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 70 अंदर वाले की, और 14 चौड़ाई यानी 84 हो जाएगी।
अब आपसे कहा गया पथ की बाह्य परिधि की त्रिज्या ज्ञात करो, तो आपका यही तो निकालना था। आपका आंसर कितना आ गया 84। समझ आ गया। तो आपको यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी थी, बस थोड़ा सा माइंड में मतलब माइंड में कर लेते। 2 पाई को आपको पता है 44/7 होता है, अगर 44 में डिवाइड करोगे 7 आएगा और पाछे 0 लगा यानी 70 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलो ये प्रश्न देखो, कहा गया ये मैन एट लिखा हुआ है, ईट का सेकंड फॉर्म। ये मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 days, 5 दिन में उसने 100 ग्रेप्स 100 अंगूर खा लिए, पेटू था। कहा गया ईच डे ही एट 6 more grapes देन दोज ही एट ऑन द अर्लियर डे, हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे। कहा गया कि एक आदमी है जो 100 अंगूर 5 दिन में खाता है और प्रतिदिन जो है वो 6 अंगूर पिछले दिन से ज़्यादा खाता है। यानी पहले दिन अगर x खाया तो दूसरे दिन उसने कितने खाए, या माने पहले दिन अगर उसने x - 12 खाया तो दूसरे दिन इससे 6 ज़्यादा यानी x - 6 खाया। तीसरे दिन कितना खाया, x खाया। चौथे दिन कितना खाया, x + 6 खाया। और पाँचवें दिन कितना खाया, x + कितना खाया, x + 12 खाया। अब सबका योग आपको दिया गया है 100 है, यानी सबको जोड़ोगे तो 5x = 100 मिल जाएगा, यानी x बराबर कितना मिलेगा 20। यानी कुल ये 5 पहले दिन खाए, दूसरे दिन खाए, तीसरे दिन खाए, चौथे दिन खाए, पाँचवें दिन खाए और सब मिला के 100 अंगूर खाए, यानी x = 20। तो आपसे कहा गया कि पहले दिन कितने खाए, तो आपने माने थे x - 12 यानी x = 20, 20 में से 12 जाएगा 8, यानी पहले दिन उसने कितने खाए 8 अंगूर। ऐसे भी कर सकते थे, या आप ऐसे कर सकते थे कि अगर वो 5 दिन में 100 अंगूर खाता है यानी 20 अंगूर ऑन एवरेज खाता है। एवरेज कितना हो गया 20 अंगूर। अब 20 अंगूर एवरेज, 5 दिन का एवरेज कौन सा होगा, तीसरा दिन यानी थर्ड डे, यानी थर्ड डे वो खाता है 20। इससे पहले वाले दिन 6 अंगूर कम यानी 14 अंगूर किस दिन खाया होगा, सेकेंड डे। और इससे 6 अंगूर कम यानी 8 अंगूर खाया होगा फर्स्ट डे। यही आपसे पूछा गया था, फर्स्ट डे कितना खाया होगा 8 अंगूर। समझ आ गया। पाइप एंड सिस्टम नहीं कर रहे थे तो आज हम करेंगे दोनों, जो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, अभी वर्क एंड वेजेस छोड़ के चल रहे हैं वो भी करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन आज हम दोनों पाइप एंड सिस्टम नहीं करेंगे, टाइम एंड वर्क छोड़ के, एकदम सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, बस इसमें वर्कर होते हैं, यहाँ पे नल होते हैं, बाकी कुछ नहीं। वहाँ पे काम करना होता है, यहाँ पे टंकी भरनी होती है। टंकी भरना भी एक काम ही है। कहा गया पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 10 hours and 15 hours respectively. When a third pipe C, which work as an outlet pipe, is also open, then the cistern can be filled in 18 hours. The outlet pipe can empty a full cistern in. कहा गया कि पाइप A और B एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। जब एक तीसरा पाइप खोल दिया जाता है, तीसरा पाइप C है जो खाली करने वाला पाइप है, उसको खोल दिया जाता है, निकासी पाइप बोले तो खाली करता है वो, उसको खोल दिया जाता है, तो टैंक को भरने में 18 घंटे ज़्यादा का समय लगता नहीं, तो टैंक को भरने में 18 घंटे का समय लगता है। तो कहा गया कि आउटलेट पाइप जो है वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। एलसीएम मेथड पे जाओ, आसान पड़ेगा। देखो कहा गया कि ए बी और सी के बारे में क्या दिया गया कि ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है, और अगर ए प्लस बी और सी खाली करने वाला है यानी माइनस सी कार्य करते हैं तो 18 घंटे लगते हैं। अब आपको दिया गया 3 समय, तीनों समय का एलसीएम लो, 10, 15, 18 का एलसीएम 90, यानी 90 लीटर टंकी अगर कुल धारता है तो 10 घंटे में 90 यानी कि 1 घंटे में 9 लीटर, बी 15 घंटे में 90 यानी कि 6 लीटर प्रति घंटे, और ए बी सी जब कार्य कर रहे होते हैं तो 18 घंटे में 90 यानी 1 घंटे में 5 लीटर। ये 9 लीटर, ये 6 लीटर, 5 लीटर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए 9 भरता है, बी 6 भरता है, इसमें से सी खाली कर रहा है, टोटल 5 आ रहा है, यानी कि सी बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस सी बराबर 5, यानी सी बराबर 10 लीटर। यानी सी 1 घंटे में 10 लीटर खाली कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस मतलब खाली कर रहा है, यानी सी 1 घंटे में 10 लीटर खाली कर रहा है, क्योंकि ए अकेले 9 लीटर भर रहा है, बी अकेले 6 लीटर, दोनों मिलकर 15 भर देते, लेकिन सी चूंकि खाली कर रहा है तो 5 ही लीटर टंकी में पानी आ रहा है, यानी 15 माइनस सी बराबर 5, यानी सी बराबर आ गया 10 लीटर। सी 1 घंटे में 10 लीटर खाली करता है, तो 90 लीटर खाली करने में कितने घंटे लगेंगे, 90/10 यानी कि 9 घंटे लगने वाले। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एलसीएम मेथड से। जो किसी ने पूछा था आज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करता है कि सर इसको ऐसे कैसे करेंगे एलसीएम मेथड से, तो ऐसे एलसीएम मेथड से करते हैं। टाइम का क्या लेते हैं, टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, उसी को मान लेते हैं टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न। अच्छा, सिस्टर्न का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आप सही बताइएगा, क्योंकि मैं डाउट में हूँ। एक और ले लो, कहा गया एक पाइप एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है। ये पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 hours ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम। द सिस्टर्न फिल्स अप इन 10 hours। इफ द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक। कहा गया एक पाइप जो है एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है, यानी हम मान लेते हैं एक पाइप ए है जो 9 घंटे में इसे भर सकता है। कहा गया तली में एक रिसाव है यानी कि होल है, तो अगर
ये भरने और होल दोनों साथ में कार्य करते हैं तो हमारा 10 घंटे लगते हैं भरने में। तो आपसे कहा गया कि टैंक भरा हुआ हो तो रिसाव यानी होल कितनी देर में खाली कर देगा। समझ में आ गया। अब आपको मैं बताऊं कि अगर ए 9 में करता है और ए प्लस एच 10 में, एलसीएम लोगे 90 लीटर, 90 लीटर टोटल, तो ए 10 लीटर प्रति घंटे भरता है। और अगर होल भी कार्य कर रहा होता है यानी होल खाली कर रहा होता है तो ए माइनस एच 10 घंटे में 90 यानी 1 घंटे में 9 लीटर। 10 लीटर ए अकेले भर रहा है, होल के कारण 9 लीटर ही भरा जा रहा है, यानी होल 1 घंटे में कितना निकाल रहा है, भरता 10 लीटर है, बचता 9 लीटर, यानी 1 लीटर 1 घंटे में होल निकाल दे रहा है। इसको निकालना कितना है, 90 लीटर, यानी कि रिसाव 90 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा। अगर 1 घंटे में 1 लीटर लीक करता है तो 90 घंटे में 90 लीटर लीक करेगा। कितना आसान सा आंसर था, है नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, SICI का मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था शायद कल वाले सेट में, आज वो भी ले लो। कहा गया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS10 फॉर 4 months एट द रेट ऑफ 3 पैसे पर रुपी पर मंथ इज। कितना आसान सा क्वेश्चन है नहीं। कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 10 रुपये पे 4 महीने के लिए और रेट दिया गया 3 पैसे पर रुपये। देखो 1 रुपये पे जितने पैसे मिलते हैं उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज कहते हैं, समझ रहे हो। यानी 1 रुपये पे जितना ब्याज मिलता है उसी को आपने सूदखोरी में सुना होगा कि 10 पैसे पे दिए हैं। 10 पैसे मतलब समझ रहे हो कि 1 रुपये पे 10 पैसे ब्याज लेते हैं। तो अगर आपको कहा गया कि 3 पैसे पर रुपये रेट है, यानी रेट कितना हो गया, 100 पैसे पे 3 पैसे, यानी 3% दर है। ठीक है, 3% प्रति महीने की दर है, 3% मंथली वो दर चार्ज करते हैं। और आपको प्रिंसिपल दिया गया 10 रुपये और आपको टाइम दिया गया 4 मंथ, क्योंकि यहाँ पे रेट मंथ में दिया गया है तो आप टाइम भी ले सकते हैं 4 मंथ। अब आपसे कहा गया सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अच्छा, आप लोग ये ना घबराइए कि सर आपने ईजी क्वेश्चन ले लिया, कठिन भी लेंगे, लेकिन अभी आज पहली बार सिंपल इंटरेस्ट लिया तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले लिया। P 10 इंटू R 3 इंटू T 4/100, यानी कि कितना हो गया, 10 गुणे 3 गुणे 4 120/100, यानी 1 रुपये 20 पैसे उसको क्या मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये 20 पैसे। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज P एंड रेट पर एनम इज R एंड T इज द टाइम इन ईयर्स, देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी PRT/100। तो आपको जैसे टाइम जो दिया गया उसी के अनुपात में रेट जिस अनुपात में दी गई, मान लो रेट दिया गया छमाही तो आप समय को छमाही में बदल लोगे। अगर रेट तिमाही दिया गया यानी कि क्वार्टरली दिया गया तो आप उसको समय को क्वार्टरली बदल लोगे। अगर आपको दे दिया गया कि 2 वर्ष पे तो 2 वर्ष में, मतलब जिस हिसाब से रेट दिया गया उसी हिसाब से बदल लोगे, फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी ले लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया ये मैन ट्रेवल्स 420 किलोमीटर्स इन partially by rail, partially by steamer. He spends 8 hours more time on steamer. If the velocity of the steamer is 35 km/h and velocity of rail is 65 km/h, how much distance does he cover by steamer? कहा गया कि एक आदमी 420 किलोमीटर तय करता है, कुछ हिस्सा रेल से कुछ हिस्सा स्टीमर से। कहा गया वो 8 घंटे ज़्यादा लगाता है स्टीमर द्वारा। कहा गया इफ़ अगर स्टीमर की वेलोसिटी 35 हो और रेल की वेलोसिटी 65 हो तो आपसे कहा गया कि उसने स्टीमर से कितनी दूरी तय करी। हम मान लेते हैं स्टीमर से उसने ए दूरी तय करी, ये स्टीमर से, तो ट्रेन से उसने कितनी तय करी होगी, 420 माइनस है क्योंकि टोटल इतना तय। अब आपको दिया गया स्टीमर की स्पीड दी गई है कितना, स्टीमर की स्पीड कितनी दी गई है, स्टीमर की स्पीड दी गई है आपको 35 और ट्रेन की स्पीड दी गई है 65, यानी रेल की स्पीड दी गई है 65। अब अगर ए दूरी को 35 से चलेगा तो A/35 समय लगेगा और 420 माइनस ए को 65 से चलेगा तो 420 माइनस A/65 समय लगेगा। लेकिन आपको दिया गया कि जो स्टीमर पे वो समय ख़त्म करता है वो 8 घंटे ज़्यादा है ट्रेन पे ख़त्म किए गए समय से, यानी ये जो है स्टीमर वाला ये इससे 8 घंटे ज़्यादा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, यानी यहाँ से लिख सकते हैं A/35 माइनस 420 माइनस A/65 बराबर 8, यानी कि आपका हो जाएगा 100A, देखो 65 है प्लस 35 यानी 100A और माइनस 35 गुणे 420 यानी कि 35 गुणे 420 ऐसे लिखे रहो, अभी कहीं फ़ायदा उठा लेंगे इसका, और बटे 35 गुणे 65, 35 गुणे 420 बटे 35 गुणे 65 एकदम बेसिक है, बराबर 8। अब आप इसको इधर भेज दो, यानी ये हो गया 100A इज इक्वल टू 8 इंटू 35, 8 या 24 यानी कि 280 इंटू 65 और प्लस 35 इंटू 420। ठीक है, 1 0 1 0 1 0, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 13 65, 5 7
2 से काट दो, 2 से कटेगा 14, 2 से कटेगा 21, यानी आपका ए बराबर कितना आ गया 14 गुणे 13 182, सही चल रहे हैं ना। और 7 गुणे 21 147, जोड़ दो 7 2 9 8 4 12 1 1 2 1 3, तो आपका ए बराबर कितना आ गया 329, यानी 329 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। किससे? स्टीमर से। आपने माना था स्टीमर से वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है ए, और ए आपने निकाल लिया 329। एग्जाम में कैसे करेंगे ये आपको बहुत जल्द मैं बता दूंगा। आप ए बी मान के भी कर सकते थे, ईजी पड़ता, लेकिन मैंने इस तरह करवा दिया। और मैं इसका अगला जब क्वेश्चन लूँगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो उसमें अगली मेथड बताऊँगा। मैं इस वजह से कर रहा हूँ ऐसा, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आप मैं शॉर्ट नहीं बताना चाहता। देखो बेसिक्स मैं सोच रहा हूँ कि शुरू के 10 सेट में आपकी बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाए, फिर 15 सेट में हम ऐसी मेथड करेंगे कि बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग रहा तो 5-5 सेकंड में कर लेंगे, तो वो एग्जाम में अप्लाई करना है। लेकिन बेसिक आपका अच्छा रहेगा तो आप सीजीएल मेंस में जब जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक से ही होते हैं, तो वो आप वो क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिक से कभी आप सारे 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ आ रही होंगी। चलो एक और सुंदर सा क्वेश्चन ले लो, नंबर सिस्टम का या अलजेब्रा का, जिसका कहना है अलजेब्रा का हो। कहा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, 7 टू द पावर y 7y टू द पावर माइनस हाफ प्लस 2y टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू y पावर 1/2। तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। देखो एक चीज़ बताओ मेरे भाई, कि अगर आपको x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 दिया गया है, तो आप कहोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यही दिया गया है, यही तो दिया गया। अब आप यहाँ से कहोगे कि 2 इंटू 90, 180 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 3 है, तो आप कहोगे 15-12, यानी हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15, और यहाँ पे कितना कॉमन ले लो, यहाँ पे 6 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये बनेगा x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी 2, तो x बराबर 6 आ जाएगा। और x बराबर माइनस 15/2 जो आएगा वो निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिया गया x और y पॉजिटिव नंबर्स, तो x की वैल्यू तो 6 आ गई। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या काम करो, y के पावर माइनस हाफ से या y के पावर प्लस हाफ से दोनों पक्षों में गुणा कर दो। तो y के पावर प्लस हाफ से गुणा करोगे, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ y पावर हाफ इंटू y पावर हाफ, यानी y बचेगा। यानी आपका हो गया 7 + 2 बराबर y, यानी y बराबर कितना हो गया 9। हमने क्या किया, y के पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी x बराबर 6 हो गया, y बराबर 9, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 81, यानी 6 1 7 8 3 11। आपका आंसर कितना हो गया 117। ऑप्शन कौन सा, सी। समझ आ गया, कितना सुंदर सा प्रश्न था, है नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये प्रश्न देखो, अलजेब्रा का बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया कि x/y इज इक्वल टू 4/9, x/y इज इक्वल टू दिया गया आपसे 4/9, ठीक है। तो आपसे कहा कि 7x स्क्वायर माइनस 19xy प्लस 11y स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। वाई स्क्वायर से सब में भाग कर दो, तो आपका आ जाएगा 7 इंटू x/y का होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू यहाँ y कट जाएगा तो बचेगा x/y और प्लस 11 ये बचेगा। अब वैल्यू रख दो x/y की, यानी 7 इंटू 4/9 का होल स्क्वायर यानी 16/81 माइनस 19 इंटू 4/9 और प्लस 11, 81 से गुणा कर दो, यानी ये बचा 7 इंटू 16 माइनस 19 गुणे 36 और प्लस 11 गुणे 81 बटे 81। एक मिनट, यहाँ पे कुछ लग गया है, बटे 81 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7 गुणे 16, 7 गुणे 16 कितना होता है 112, 16 7 कितना होता है 112 और प्लस 11 गुणे 81 यानी कि आपका हो गया 891, ठीक है। और माइनस 19 गुणे 36 तो आपका आ जाएगा 684 आई थिंक, 1957, हाँ ठीक है 684 बटे 81 कर लो। तो ये आपका हो गया 2 1 3 9 1 10 8 1 9 1 10 और में से 684 घटा के 81 से भाग दे देना है, तो आपका आ जाएगा 9। यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक मिनट, हाँ 9 हो गया। यहाँ पे 9 में से 8 घटेगा 1 और यहाँ पे बचेगा आपका 9 में से 6 घटेगा 3 बटे 81। तो आपका आंसर कितना आ गया 319 बटे 81। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी। कैलकुलेशन थी थोड़ी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, वाई स्क्वायर से भाग कर लेना था, एक्स बटे वाई दिया ही गया था, बस बाकी कुछ था नहीं। तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन मान सकते हो।
अच्छा, एवरेज का एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को प्राय मिल जाते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। कहा ये बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th मैच एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाई 3, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th मैच, यानी 17वें मैच के बाद उसका एवरेज निकालें। देखो इसको बेसिक से करवाऊँ या ट्रिक से? चलो पहले बेसिक कर लेते हैं, ट्रिक बाद में करेंगे कभी। देखो कहा गया कि वो 17वीं इनिंग में एक बैट्समैन है, यानी एक बल्लेबाज है, जो 17वीं इनिंग में 16 इनिंग तक कुछ रन बनाए रहता है। मान लो 16 इनिंग में उसने x रन बनाए हैं, या हम मान लें 16 इनिंग तक उसका एवरेज जो है वो x है, और वो 17वीं इनिंग खेलता है और उसका जो रन बनाता है वो 87 बनाता है। और कहा गया उसका एवरेज जो है, अब न्यू एवरेज कितना हो जाता है x/3। 17 इनिंग का एवरेज कितना हो जाता है x/3। तो आपसे कहा गया कि उसका मतलब जो 17वीं इनिंग के बाद एवरेज है वो कितना होगा, यानी x+3 की वैल्यू पूछी गई। देखो अगर 16 इनिंग में उसका एवरेज x था तो उसके कुल रन कितने थे, 16x, और उसने 17वीं इनिंग में कितने बना लिए, 87, यानी 17 इनिंग में उसके रन हैं इतने, और इनिंग कितनी है, 17। तो एवरेज कितना हो जाएगा, यानी एवरेज बराबर होता है रन बटे इनिंग, यानी 16x + 87/17। अच्छा, हम ये मान के चलते हैं हर केस में वो आउट होता है, क्योंकि अगर आउट नहीं होता तो आपका एवरेज जो है वो इनिंग तो वो रन तो बढ़ते लेकिन इनिंग ना बढ़ती। तो 16x + 87/17 इसका एवरेज हो गया, और ये एवरेज अब कितना हो जा रहा है, x+3। तो आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 16x + 87 बराबर 17x + 51, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 87 - 51 36, और x बराबर अगर 36 आ गया तो न्यू एवरेज है कितना, x+3, यानी 36 3 39। समझ आ गया? अब आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो उसने 17वीं इनिंग में रन कितने बनाए, 87। उसने 17वीं इनिंग में रन कितने बनाए, 87, और उसका औसत कितना बढ़ गया, 3। कितने इनिंग पे, 17 इनिंग पे, यानी 17 इनिंग पे उसका एवरेज 3 बढ़ गया, यानी 17 या 51 रन उसने ज़्यादा बना लिए, किससे, एवरेज से। अगर 17 इनिंग पे सब पे 3 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जा रहे हैं, 3 रन एक्स्ट्रा जुड़ जा रहे हैं, यानी 17 इनिंग में मतलब 17 इनिंग पे 3 रन जोड़ने भर के रन उसने एक्स्ट्रा बनाए, यानी उसने एक्स्ट्रा कितने बनाए एवरेज से, 51। 17 या 51, 87 बनाए, 51 ज़्यादा एवरेज से, यानी एवरेज कितना रहा होगा, 36। और कहा गया एवरेज अब बढ़ जाता है 3, यानी 36 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 36 3 39। तो मास्टर पे शक ना करना भाई पे, ठीक है, भाई को मेथड्स आती हैं, बस कोई ज़रूरी नहीं कि शो ऑफ करना। और दूसरी चीज़, ट्रिक्स आपको अच्छी से अच्छी मिलेंगी, बस 10 सेट एकदम बेसिक से करो मेरे कहने से। बेसिक्स आपका एक बार स्ट्रांग हो गया मेरे भाई, मान के चलना कि आपसे बेहतर मैथ कोई नहीं करेगा। 50 में 50 बहुत ईजिली है ग्रैब करना, ठीक है, इजीली है ग्रैब करना, नहीं इजी है ग्रैब करना, या इजीली ग्रैब कर सकते हो। कहा गया इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कहा गया कि अगर हम क्या करते हैं कि जो धन था वो p से इसका 2.25 गुना हो जाता है, यानी 2.25p हो जाता है, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, यानी n = 2 दिया गया। तो आपसे पूछा गया रेट कितनी। देखो अगर रेट r माने तो 2 वर्ष में p कितना हो जाएगा, p × 1 + r/100⁴ और ये बन कितना जाता है, 2.25p कट गया, यानी 1 + r/100 यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई, अरे 2.25 किसका स्क्वायर है, 1.5 का, यानी 1 + r/100 बराबर 1.5, यानी हम कह सकते हैं r/100 बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 - 1, यानी 0.5। अब अगर r/100 बराबर 0.5 तो r बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 × 100, यानी कि 50। तो r बराबर कितना हो गया, 50% पर एनम। तो यही आपसे पूछा गया था, कितना आ गया, 50% पर एनम। आई होप अब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और सब कुछ आपको समझ में भी आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, फेसबुक पेज को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको जल्दी से 1000 लाइक तक पहुंचाओ। और हाँ, टेलीग्राम पे अगर जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कहना है थोड़ा सा, इंस्टाग्राम पे आओ, कभी बात करते तो इंस्टाग्राम की आईडी भी दी गई है, अगर मन करेगा तो वहाँ आके कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन रहा तो जवाब जरूर दूंगा, उसमें पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कल फिर मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, स्टे स्टडिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।